हेलो, नमस्कार सभी को। आज इस YouTube चैनल में मैं मलेश्वर हेमराम, मेरा YouTube चैनल का नाम भी मलेश्वर हेमराम ही है। आज मैं स्टूडेंट की सिफारिश पर आज मैं ये पहला हिंदी का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले संथाली में मैथ्स, व्याकरण और ट्रिक्स कंपटीशन तैयारी के लिए संथाली से मैं बना के वीडियो को अपलोड कर रहा था। तो कुछ मेरे हिंदी भाषी स्टूडेंट ने मुझसे सिफारिश की, मुझसे रिक्वेस्ट किया, सर आप खाली संथाली अपलोड करते हैं तो कहीं के समझने में दिक्कत हो रहा है, हम लोग को देख तो लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन समझने में फिर भी दिक्कत हो रहा है, कि आपके भाषा को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसी के रिक्वेस्ट पर मैं आज ये पहला हिंदी से एक मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और ये वीडियो हिंदी व्याकरण का है, जिसका टॉपिक आज समास से मैंने लिया है। मैंने पहले समास को लिया है, और ये समास क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, वो सारी चीज हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक आपको देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि समास क्या चीज है और समास कैसे बनता है। समास देखिए, समास क्या है, एक संक्षिप्तीकरण है। बस समास एक क्या है, बस एकदम सेम, इसको छोटा सा समझिए। समास एक संक्षिप्तीकरण है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इस वीडियो पर ध्यान दे के आप देखिए और आसानी से सीख जाइएगा। समास क्या है, एक संक्षिप्तीकरण है। समास को क्या बोल सकते हैं, संक्षिप्तीकरण को कहते हैं समास। समास को संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। बस समास एक संक्षिप्तीकरण का चीज है। यहाँ लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द को समास कहते हैं। कितना आसान सी चीज है, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बनाने वाले शब्द को समास कहते हैं। हमारे हिंदी व्याकरण में समास कितने भेद होते हैं? हमारे हिंदी व्याकरण में समास के यानी कि 6 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक, समास के 6 भेद होते हैं। हमारे हिंदी व्याकरण में समास के 6 भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं, तो समास के कौन कौन से 6 भेद होते हैं वो सारी चीज हम लोग जानेंगे। एक होता है द्वंद्व समास, एक होता है द्विगु समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो यहाँ में समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद? 6 भेद। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि समास के कितने भेद होते हैं, और आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा 3, 4, 5, 6, तो आपको 6 पे टिक लगाना है, 6 पे टिक लगा के आना है। इसमें एकदम आसान सी है, इसको दिमाग में एक बार लोड कर लीजिए। समास क्या है, तो अगर ऐसे खाली जगह में पूछ सकता है, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द को समास कहते हैं, और समास के 6 भेद होते हैं। बस ये तो इतना ही तो जानना है। समास क्या है, कोई पूछ दिया समास क्या है तो बस बता दीजिए। समास वह चीज है, समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं, या तो दो या दो से अधिक शब्दों का आपस में परस्पर संबंध बताने वाले शब्द को समास कहा जाता है। हो गया। समास के कितने भेद? समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद। अब समास के 6 भेद कौन कौन होते हैं, अब वो आगे चलिए देखेंगे समास के कौन कौन से भेद होते हैं। चलिए देखिए, समास के कितने भेद? 6 भेद। मैंने समास के कितने भेद बताए थे? 6 भेद बताए। समास के 6 भेद, तो पहला समास द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं। अब देखिए, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। तो अब हम ये समास हम जान लिए कि 6 होते हैं। समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध को समास कहा जाता है। समास के 6 भेद होते हैं, और एक एक समास के बारे में भी जानना है। एक एक समास के बारे में अभी जानना है। तो ऐसे शब्द कैसे पहचानेंगे समास? द्वंद्व समास क्या चीज है वो तो जानना होगा। द्वंद्व समास क्या चीज है? चलिए, द्वंद्व समास, एक एक समास, अभी एक एक समास को जानेंगे। पहले द्वंद्व समास को लेते हैं, इसको पहले जान लेते हैं कि द्वंद्व समास क्या चीज है। एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और शेयर कीजिएगा किसको? आपके अगल बगल में जो पढ़ रहे हैं,
जो तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये सिर्फ मैंने परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं, परीक्षा की तैयारी वालों के लिए तो है। और जो 6, 7, 8 में 9, 10 में जो 11, 6, 7, 8 से ऊपर आप जो पढ़ते हैं 6 से ही आपको समास देखने को मिला। आप व्याकरण पढ़िएगा तो आपको जहां से पढ़िए व्याकरण आपको समास देखने को मिल जाएगा। ये मेन चैप्टर है, व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है समास। और इसको हर स्टूडेंट को, हर कंपटीटर को जितना तैयारी करते हैं कंपटीशन के लिए, इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि समाज से आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। हिंदी सब्जेक्ट में समाज से आपको पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको दे देगा, एक टॉपिक दे देगा पढ़ने के लिए, आपको बीच से निकाल लेगा, शब्द निकाल देगा कि कौन सा समास है, समास पूछेगा आपको। ठीक है, तो समास का 6 भेद, समास क्या है वो भी जान लिए, समास के 6 भेद हैं ये भी पता चल गया। अब कौन कौन समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। इसमें नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन समास 6 गो है। अब एक एक समास का अभी पूरा डिफिनेशन देखेंगे, एक एक समास का क्या परिभाषा है, एक एक समास को कैसे बनाया जाता है और कैसे समझा जाता है, कैसे पहचाना जाता है, इसके बारे में अभी हम लोग सीखना शुरू करेंगे। चलिए, तो 1 नंबर अब क्या है, द्वंद्व समास के बारे में जानते हैं। चलिए आ गया ये द्वंद्व समास। पहला 1 नंबर में क्या रखे थे? द्वंद्व समास रखे थे। तो अब द्वंद्व समास के बारे में ही जानेंगे। द्वंद्व समास क्या चीज है, कैसे होता है? द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह लगा होता है। द्वंद्व समास में अधिक योजक, जिसको डैश बोलते हैं, छोटा सा डैश बोलते हैं। द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह बोलते हैं, इसको योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे अगर इसको समझना कैसे है, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा होता है और इसमें और विभक्ति का लोप हो जाता है, इसमें और विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे यहां लिखेंगे, जैसे यहां लिख देते हैं रामकृष्ण, क्या लिख दिए? रामकृष्ण। तो इसको अगर विभक्ति, इसको विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राम और कृष्ण, ये ना, राम और कृष्ण। तो इसमें जो राम और कृष्ण में देखिए और का लोप हो गया है, तो राम कृष्ण, ये कौन सा है? द्वंद्व समास है। इसका ट्रिक बताएंगे द्वंद्व समास का, कैसा पहचानने का क्या तरीका है। अब ये एक हो गया। और अगर लिखिए बेटा बेटी, तो इसका भी अगर विग्रह किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? बेटा और बेटी होगा, बेटा और बेटी, ये हो जाएगा। इसमें भी देखिए और का यहाँ पर लोप हो गया, इसमें योजक लगा हुआ, ये चिन्ह क्या है? योजक चिन्ह है, बेटा और बेटी। तो अब यहाँ इसको पहचानने का एकमात्र क्या तरीका है? इसको पहचानने के लिए क्या है कि आप द्वंद्व समास में बीच में हमेशा 2 शब्द के बीच में योजक चिन्ह होता है, वो द्वंद्व समास होता है। तो इसमें फंसाएगा कहां पर? आप अव्ययी भाव में फंस सकते हैं, लेकिन अव्ययी भाव के बारे में आगे बताएंगे, अव्ययी भाव कैसे पहचाना जाता है, उसमें भी रहता है आपको योजक चिन्ह। लेकिन देखिए द्वंद्व समास में हमेशा, यहां देखिए और लिखिए, और लिखिए यहां, और उदाहरण देखिए, भाई बहन, यहां देखिए भाई बहन, माता पिता, ये सब यहाँ क्या होगा? ये भाई और बहन, माता और पिता, इसको विग्रह किया जाएगा तो माता और पिता, भाई और बहन होगा। यहाँ जैसे भी और का चिन्ह लोप होते जाता है। तो इसमें पहचान, द्वंद्व समास को पहचानने का एकमात्र ट्रिक क्या है, हम आपको बताते हैं। इसमें हमेशा शब्द जो दोनों उल्टा रहेंगे, विपरीत रहेंगे। बेटा का उल्टा बेटी, भाई का उल्टा बहन, माता का उल्टा पिता। तो द्वंद्व समास में को ट्रिक से पहचानने का क्या तरीका है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ उल्टा ही शब्द दोनों मिलेंगे। इसका उल्टा अगर इसे किया जाए, अगर ऐसे किया जाए सीता राम, यहां देखिए दोनों उल्टा है। अब उल्टा कैसे, वो देखिए मेल मेल फीमेल उल्टा है। यहां देखिए सीता स्त्रीलिंग है तो राम पुल्लिंग है। यहां पर दोनों कोई भी ऐसे शब्द आपके पास आएगा जो आपको उसको उल्टा, अगर मान लिया लिखा हुआ रहे, यहां जैसे भी यहां लेके आते हैं, अगर लिखा हुआ रहेगा आपके पास आकाश और पताल लिखा रहे, यहाँ डैश का चिन्ह है, योजक का चिन्ह लगा हुआ है। ये आकाश और पताल ये द्वंद्व समास में है, लेकिन आकाश और पताल दोनों
विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत। ये ट्रिक है इसका पहचान, द्वंद्व समास को पहचानने का एकमात्र ट्रिक क्या है कि दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और दोनों शब्द एक दूसरे के ऑपोजिट में हो, क्या एक दूसरे के उल्टा हो। तो ऐसे जितने भी सारे शब्द बीच में, छोटा या बड़ा शब्द बीच में मिलेंगे योजक चिन्ह, वो द्वंद्व समास का होगा और वो एक दूसरे के विपरीत भी होना चाहिए। तो आपको अगर एक इस ऐसे योजक वाला चिन्ह आपको अव्ययी भाव भी मिलेगा, लेकिन उसका अलग चीज है। यहाँ देखिए, अगर यहाँ लिखा हुआ रहे रातों रात, ये भी बीच में योजक लगा है, लेकिन ये दोनों उल्टा है क्या? नहीं है। रातों रात, रातों रात, रातों रात, ये उल्टा नहीं है, दोनों रिपीटेड शब्द है। रिपीट किया, रात रात उल्टा रिपीटेड है, उल्टा नहीं है। तो इसको अव्ययी भाव कहेंगे। क्या कहेंगे? अव्ययी भाव। ये अव्ययी भाव में चल जाएगा। इसमें इसमें आपको फंसाएगा क्या? रातों रात, ये भी डैश लगा हुआ, समझिएगा कि द्विगु द्वंद्व समास है, नहीं है। ये इसमें देखिए रातों रात दोनों शब्द विपरीत नहीं है। क्या है? ये दोनों शब्द रिपीटेड है। अगर फिर ऐसा और भी ऐसे शब्द मिलेंगे आपको अव्ययी भाव में जो एक दूसरे के विपरीत नहीं है, वो रिपीटेड वर्ड है, दोनों शब्द एक दूसरे के रिपीट किया हुआ है, तब वो अव्ययी भाव में जाएगा। आपका देखिए राम कृष्ण, ये दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन ये अलग अलग चीज नहीं है। रातों रात, रातों रात लिखा हुआ है, ये रिपीट किया हुआ है, दोनों एक ही शब्द है, रिपीट किया हुआ है, तो ये अव्ययी भाव में चल जाएगा। इसमें फंसने का डर रहता है। अगर बोले कि बीच में योजक चिन्ह है और रातों रात लिखा हुआ है तो द्वंद्व समास होगा? बिल्कुल नहीं। ये आपको रिपीट किया हुआ है तो अव्ययी भाव में चल जाएगा। और दोनों ऐसे योजक चिन्ह, यहाँ लिखा है द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह लगा होता है, लगा है, देखिए सब में लगा है। राम और कृष्ण, राम कृष्ण, बेटा और बेटी, बेटा बेटी लिखा हुआ है, बीच में योजक चिन्ह है। भाई बहन, माता पिता, सीताराम, राधा कृष्ण, ऐसे बहुत सारे चीज मिलेंगे जो बीच में योजक रहेगा और वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरे के उल्टा है, तो वो शब्द क्या है? वो आपका द्वंद्व समास में चल जाएगा। और ऐसे योजक चिन्ह वाले जो डबल किया हुआ है, रिपीट किया हुआ है दोनों शब्द एक दूसरे का, रातों रात एक ही शब्द है जो रिपीटेड है, तो वो आपका अव्ययी भाव में चल जाएगा। अव्ययी भाव के बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी द्वंद्व समास के बारे में हम लोग जान लेते हैं कैसा चीज है। और इसमें देखिए, और इससे मिलेगा आपको, जैसे लिखा हुआ रहेगा, एक मिनट, यहां लिखा हुआ है आपको सुख और दुख। देखिए ये भी द्वंद्व समास का है, ये भी क्या है? द्वंद्व समास का ही है। देखिए सुख और दुख एक दूसरे से विपरीत है, उल्टा है, तो ये ऐसे पकड़ने का, ये ट्रिक से पकड़िए इसको। क्या? इसको ट्रिक से पकड़ लीजिए। राम कृष्ण, बेटा बेटी, भाई बहन, ये सब उल्टा शब्द है, एक दूसरे बीच में योजक लगा हुआ है और का लोप हुआ है यहाँ पर, तो ये द्वंद्व समास है। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हमेशा देखिए कोई भी शब्द के बीच में योजक लगा हो और वो चिन्ह लगा हो और उसको विपरीत शब्द है, तो उसको द्वंद्व समास, सीधा सा एक ट्रिक लगा दीजिए, द्वंद्व समास है वो, ठीक है। चलिए अगला क्या है? अगला देखते हैं द्विगु समास। 2 नंबर में क्या था? द्विगु समास। मेरा नंबर, दूसरा नंबर है द्विगु समास। जिस समास में, यहाँ में छुटा हुआ है, यहाँ में लिखिए, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, वो द्विगु समास कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। उसको पहचानने क्या क्या तरीका? ट्रिक से पहचानिए। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक, संख्या मतलब नंबर, नंबर जिसमें लगा हुआ रहता है, जिस शब्द को पढ़कर तुम्हें पता चले कि इसमें कुछ ना कुछ नंबर है, तो वो आपका क्या है? द्विगु समास है। जैसे अब इसको पहचानने का क्या तरीका है? जैसे यहाँ लिखा हुआ है नवरत्न, क्या लिखा हुआ है? नवरत्न, नवरत्न लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ? नवरत्न। इसका अगर आप विग्रह करोगे तो कैसे चलेगा? नौ रत्नों का समूह, क्या हो जाएगा? 9 रत्नों का समूह। देखिए ये 9 क्या है? ये संख्यावाची संज्ञा है, संख्यावाची है, ये संख्यावाची है कि नहीं है? जैसे 9 रत्न, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। और देखिए फिर यहाँ लिखा हुआ है
सप्तद्वीप। अब बताइए क्या लिखा हुआ है, सप्तद्वीप, यहाँ लिखा है सप्तद्वीप। यहाँ इसका विग्रह कर से पता चलेगा 7 द्वीपों का समूह, 7 द्वीपों का समूह। अब बताइए ये संख्यावाची है, तो द्विगु समास पहचानने का एकदम सीधा सा ट्रिक है। जिस शब्द में संख्या पूर्व पद संख्यावाची हो, जिससे पूर्व पद तुमको संख्या की तरफ ले जाता है, संख्या बताता है, वो आपका हो जाएगा द्विगु समास। और देखिए जैसे लिखा हुआ रहेगा, मान लिया एक शब्द आपको दिया हुआ है त्रिभुवन, त्रिभुवन क्या लिखा हुआ रहेगा, त्रिभुवन। अब त्रिभुवन का 3 भुवनों का समूह, 3 से 3 होता है, 3 हो गया तो ये संख्यावाची हो गया। और लिखिए चौराहा, यहाँ चौराहा क्या है, 4 राहों का समूह, तो चौ क्या है, चौराहा राह, 4 समूह, जहां पर 4 रास्ते, इधर से एक और इधर से एक, 2 रास्ते एक दूसरे को काटते, तीसरे चौराहा बोलते हैं, 4 राहों का समूह हो जाएगा। तो संख्यावाची हो गया, ये हो गया आपका द्विगु समास। द्विगु समास को पहचानने का एकदम सिंपल सा तरीका, जिसमें उनको कोई भी संख्यावाची पता चल रहा है, जो बता रहा है कि संख्या है, इसमें संख्या का चल रहा है, वो संख्यावाची शब्द के लिए। तीसरा नंबर समास का तीसरा भाग क्या लिखा है, तत्पुरुष समास। इससे पहले हमने द्वंद्व समास और द्विगु समास बताया। अब आइए तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में यही पे ज्यादा बहुत टाइम आपका, इसका जो डिफिनेशन बताने में, इसका परिभाषा बताने में वो थोड़ा समय लग जाता है। थोड़ा समय दीजिए और इसको सीखिए। क्या है कि तत्पुरुष समास यानी ये खुद फिर 6 भेद में बटा हुआ है। तत्पुरुष समास कितना, 6 उपभेद में बटा हुआ है। क्या लिखा है तत्पुरुष समास, जिस समास में, यहाँ पर मैं लिखते हैं, चलिए यहाँ पर मैं लिख देते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर मैं लिख देते हैं। यहाँ जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास में पूर्व पद यानी पहले वाला जो पद होता है उसका वैल्यू नहीं होता, और उसका जो पिछला पद होता है वो वैल्यू होता है, उसका वैल्यू होता है, तो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। तत्पुरुष समास का मतलब क्या है कि प्रथम जो उसका प्रथम पद जो रहेगा, उसका जो प्रथम पद जो रहेगा पूर्व पद, वो उसका उतना वैल्यू, गौण का मतलब उसका वैल्यू उतना लोप हो जाएगा, वो उतना वैल्यू नहीं है, तो उत्तर पद जो उसका प्रधान हो जाएगा, उससे ही तत्पुरुष समास कहा जाता है। तत्पुरुष समास के कितने भेद, 6 भेद। तत्पुरुष समास के, इस समास के खुद अपने आप में 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, इसका कितना भेद होता है, 6, यानी कि इसका 6 भेद होता है। तत्पुरुष समास का एकदम सच 6 भेद होता है, इसका 6 भेद होता है तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास का 6 भेद, टोटल समास का 6 भेद है, लेकिन ये तत्पुरुष समास से यही पर ये लफड़ा में डालता है बच्चे को, यही क्या करता है, यही टेंशन में डाल देता है। ये 6 भेद तत्पुरुष समास का खुद का 6 भेद है। तो क्या क्या 6 भेद है वो भी देखना है, यही पर आपको थोड़ा लगेगा टाइम, और पढ़ाने में हमको भी टाइम लग रहा है। तो देखिए 6 भेद क्या क्या है, इसका 6 भेद अगर हमको लिखेंगे, मान लिया इसका 6 भेद, पहला भेद क्या है, कर्म तत्पुरुष। क्या है इसका, कर्म तत्पुरुष। इसका पहला भेद क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष हो गया। दूसरा हो गया करण तत्पुरुष, दूसरा क्या हो गया, करण तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष। इसका तीसरा भेद हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। तीसरा क्या, संप्रदान तत्पुरुष। ये तो बहुत टाइम लेगा। 4 नंबर में अपदान तत्पुरुष, 4 नंबर में अपदान तत्पुरुष। और
5 नंबर हो जाएगा, 5 नंबर हो गया संबंध तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। और छठा नंबर हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। यहीं पर आपका टाइम ज्यादा जाएगा, इसको ध्यान से पढ़ना है। यहां देखिए, इसमें विभक्ति का चिन्ह, जो कारक जो पढ़े हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कारक इसमें बहुत जानना जरूरी है। इसमें चिन्ह होता है कर्म का। देखिए, कारक में हम लोग पढ़े कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे पढ़े हैं, तो वही है। कर्ता में, कर्ता यानी है कर्म कारक से कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष के 6 भेद, स्वयं तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। तो इसमें कर्म में ने का विभक्ति लगता है। जैसे इसको क्या यहीं पर निकाल देते, शॉर्ट में थोड़ा बताएंगे, ट्रिक से ज्यादा समझ में आ जाएगा। है क्या कि कर्म तत्पुरुष में हम लोग कारक पढ़े थे, कारक कर्ता ने कर्म को, तो इसका चिन्ह क्या होता है? को का चिन्ह होता है। इसमें क्या, एक मिनट, थोड़ा पेन डिस्टर्ब कर रहा है। इसमें क्या, इसमें को विभक्ति होता है, इसमें को का विभक्ति होता है। कर्ता ने कर्म को, यहां पर हम लोग पहले भी पढ़े कर्म को, कर्म में को चिन्ह लगता है, कर्म में को चिन्ह लगता है। जैसे इसको पहचानने का क्या तरीका है? जैसे हम यहाँ इसको पहचानने के लिए क्या लिखेंगे? जैसे कर्म कारक को, कर्म तत्पुरुष को पहचानने के लिए क्या करेंगे? अगर मान लिया यहां लिखा जाए मतदान, क्या लिखे? मतदान, यानी इसका विग्रह कीजिए तो क्या होगा? पेन डिस्टर्ब कर रहा है, एक मिनट। ये लिखिए मतदान। ये अगर ये शब्द कहीं लिखा हुआ मिले, अगर आदमी पूछे कि ये कौन सा समास है, तो एकदम बेहिचक बोल लेना कि यह कर्म तत्पुरुष समास है। कैसे? मत को दान करने वाला मतदान होता है। कौन होता है? मत को दान करने वाला मतदान। तो इसका करेंगे क्या? मत को दान करने वाला, हम लोग मतदान करने जाते हैं तो मत को दान करने वाला। ये देखिए को चिन्ह का यहाँ लोप हो गया है, ये हो गया आपका मतदान। और जैसे दूसरा, इसी का अगर दूसरा लें तो हो जाएगा गिरहकट। ये गिरहकट क्या होता है? गिरह को कटने वाला, यानी इसका अगर ई करेंगे तो ये हो जाएगा, हो लगेगा गिरहकट, तो क्या हो जाएगा? गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला, ये हो जाएगा काटने वाला। यहां को का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, को का लोप हो जाता है, को का लोप हो जाता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब करण इसी में बता देंगे, इसी में शॉर्टकट में क्या है, ट्रिक से समझा रहे हैं, सबको समझ में आएगा। करण तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष हो गया, इसमें आपका को का चिन्ह लगता है। क्या? इसमें को विभक्ति का चिन्ह लगता है। कर्ता ने कर्म को करण से, आप देखिए यहां से करण, करण में करण कारक क्या क्या होता है? इसमें इसका से का चिन्ह रहता है। और एगो में आपको से मिलेगा, लेकिन उसका डेफिनेशन अलग होगा। देखिए करण से, इसमें से विभक्ति लगेगा तो अब से लोप हो जाएगा। देखिए अब क्या होगा? अब लिखा हुआ है, इसका उदाहरण देखिए यहां, जैसे क्या लिखेंगे? जन्मजात, जन्म जात, इसका विग्रह कीजिए। जन्म से जात क्या होगा? जन्म से जाति, यहां देखिए से लोप हुआ है, जन्म से जात जन्म जाति, ये कौन हो गया?
करण तत्पुरुष। और एक ठो दे देते हैं, और एगो इसका एक नंबर है तो दूसरा नंबर इसका देख लीजिए, यहां लिखा होगा मुंह मांगा। क्या हो गया? मुंह मांगा। अब इसका देखिए, इसका अलग कीजिएगा तो क्या होगा? मुंह से मांगा, मुंह से मांगा। तो यहां आपका क्या हो जाएगा? ये कि से का विभक्ति लोप हो गया है, से का विभक्ति लोप हो गया। अब संप्रदान कारक में आइए। संप्रदान कारक का क्या है? इसका ट्रिक क्या है? संप्रदान कारक के इसका क्या होता है? इसका के लिए, इसका क्या होता है? इसका चिन्ह होता है के लिए, इसका चिन्ह क्या होता है? के लिए, संप्रदान कारक का। चलिए, और जगह ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है। माने संप्रदान कारक, संप्रदान तत्पुरुष के लिए क्या है कि के लिए लगता है, के लिए लगता है। यहां देखिए, इसको क्या, अगर इसका हम अगर पहचानेंगे, जैसे इसके अगर लेंगे, यहां लिखेंगे हथकड़ी, हथकड़ी। क्या लिखते हैं इसका? हथकड़ी। क्या हो जाएगा? इसका विग्रह करेंगे तो हाथ के लिए कड़ी हो गया, हथकड़ी। तो यहां देखिए कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें के लिए लगा, इसको विग्रह करना होगा। अगर इसको पहचानना है, हथकड़ी लिखा हुआ है, आपको बोल दिया कि कौन सा समास है, तो इसको विग्रह कर दीजिए, इसको तोड़ दीजिए। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी हो गया, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। तो क्या हो जाएगा? ये के लिए लगा हुआ है तो संप्रदान तत्पुरुष है। क्या है? संप्रदान तत्पुरुष है। यहाँ थोड़ा जगह कम हो रहा है, संप्रदान तत्पुरुष है। अब अपदान में आएंगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ा, चलिए चौथा नंबर में अपदान तत्पुरुष है, क्योंकि मैंने आपका ये हो गया आपका 4 नंबर हमने बताया था। अब तत्पुरुष समास का भेद पढ़ा रहे हैं। 1 नंबर में क्या था? कर्म, 2 नंबर में करण, 3 नंबर में संप्रदान तत्पुरुष, और 4 नंबर में अपदान तत्पुरुष। तो यह अपदान या आपका तत्पुरुष समास तीसरा नंबर में रखे हैं, तो इसका ही उपभेद है, वो 4 नंबर का आपका अपदान तत्पुरुष है। देखिए अपदान तत्पुरुष में क्या लिखा है? इसमें भी देखिए, इसमें भी आपका कौन सा चिन्ह रहता है? इसमें भी से लगा हुआ रहता है। लेकिन यहां देखिए, करण तत्पुरुष में भी से लगा हुआ था और अपदान तत्पुरुष में भी से लगा हुआ है। यही आपका दिमाग चकराएगा। इसको पहचानने का एकमात्र ट्रिक क्या है कि अपादान तत्पुरुष का मतलब होता है कोई भी ऐसे चीज जिससे कुछ अलग हो रहा है, वो अपादान तत्पुरुष है। जैसे कोई भी चीज, थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए हम जो बोल रहे हैं। ट्रिक क्या है कि अपादान तत्पुरुष से इसका भी विभक्ति चिन्ह क्या है? से है। तो क्या करता है ये? कोई भी चीज एक से अलग हो रहा है, अगर कहे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये अपादान तत्पुरुष में आएगा। अपादान कारक है, अपादान कारक का ये तत्पुरुष से अपादान में है तो अपादान होगा। कोई पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वहां पर से का चिन्ह कहाँ हो जाएगा? अपादान कारक में आ जाएगा। तो क्या होता है इसका उदाहरण देखिए, 1 नंबर में देखिए, यहाँ लिखा हुआ रहेगा आपको धन हीन। इसका जब अब विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा? धन से हीन। देखिए इसमें भी से का चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन यहाँ अलगाव है। धन से हीन, धन से हीन, धन से कोई अलग हो रहा है, तो ये आपका अपादान तत्पुरुष में आएगा। दूसरा नंबर देखिए, यहाँ फिर लिखा हुआ दूसरा नंबर आपको मिलेगा जन्मांध। जन्मांध लिखा हुआ है। जन्मांध का मतलब जो जन्म से आंधा है, वो आंख से विहीन है, तो इसका हो जाएगा जन्म से अंध, जन्मांध। तो यही हो गया, ये हो गया आपका अपदान तत्पुरुष, क्योंकि एक दूसरे से ये अलग हो रहा है। जन्म से अंध, जन्मांध जन्म से अंध है, अंधा है, तो वो आंख से
या तो आपने कुछ, तो यहाँ तो अलगाव की बात हो रहा है, ये हो गया आपका अपदान तत्पुरुष। तत्पुरुष समास का पांचवा भेद क्या है? संबंध तत्पुरुष। इसमें होता है कौन सा चिन्ह होता है? विभक्ति चिन्ह। इसका क्या है? इसको पहचानने का चिन्ह क्या है? का। इसमें का हुआ आपको मिलेगा, का लगा हुआ मिलेगा। जैसे संबंध तत्पुरुष में आपको संबंध, किसी के साथ संबंध अगर लगाया जाता है, किसी के साथ संबंध जुड़ा हुआ रहता है, तो समझिए कि वो संबंध तत्पुरुष समास है। तो कैसे? देखिए यहाँ लिखा हुआ आपको मिलेगा क्या? का, के, की, ऐसे सब चीज मिलेगा आपको। अगर एक नंबर में मिलेगा क्या? दिनचर्या। क्या लिखा हुआ रहेगा? दिनचर्या। इसका अगर अलग करोगे तो इसका डिवाइडेशन करोगे, मतलब इसको विग्रह कर दोगे, बांट दोगे, तो क्या हो जाएगा? दिन की चर्या, ये हो जाएगा। तो इसमें देखिए को का चिन्ह, का, के, की को लगा हुआ रहेगा, तो ये की का चिन्ह यहाँ पर लुप्त हो जाता है। और दूसरा में देखिए, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका भारत रत्न। क्या लिखा हुआ? मान लिया लिखा हुआ कहीं भारत रत्न, भारत रत्न। इसका क्या हो जाएगा? भारत का रत्न। क्या इसका हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? भारत का रत्न, भारत का रत्न। ये देखिए का का चिन्ह यहाँ लोप हो रहा है, का का चिन्ह लोप हो रहा है, तो इस भारत रत्न। इस ढंग से अगर आपको संबंध तत्पुरुष ऐसे इसको विग्रह करके दिनचर्या, दिन की चर्या, भारत का रत्न, भारत रत्न, ऐसे शब्द अगर मिलता है तो यह आपका आ जाएगा संबंध तत्पुरुष में। संबंध तत्पुरुष ये आपका कितना है? पांचवा नंबर है। तो छठा नंबर इसका हो जाएगा आपका अधिकरण तत्पुरुष। चलिए छठा नंबर भी देखते हैं। इसका संबंध तत्पुरुष का छठवां नंबर क्या है? अधिकरण तत्पुरुष। क्या है? अधिकरण तत्पुरुष। चलिए अधिकरण तत्पुरुष को यहां देखते हैं। अधिकरण तत्पुरुष है तो इसका चिन्ह क्या है? अधिकरण तत्पुरुष में इसका पहचानने का ट्रिक क्या है? यहां देखिए, अधिकरण कारक में पर, अधिकरण में मैं पर लगता है। अधिकरण में क्या रहेगा इसका? इसका रहेगा, एक मिनट, इसका रहता है मैं, पर रहता है इसका मैं, और पर चिन्ह लगा हुआ रहेगा। अब का क्या? वो कैसे? देखिए अधिकरण तत्पुरुष में मैं और पर लगा हुआ है। देखिए कैसे, उसको पहचानने का क्या तरीका है, इसका ट्रिक क्या है? इसे अधिकरण तत्पुरुष को आप कैसे पहचानिएगा, उसका क्या ट्रिक है? जैसे अगर कहीं लिखा हुआ एक नंबर में, आप देखिए यहाँ लिखा हुआ रहेगा घुड़सवार। क्या लिखा हुआ रहेगा? घुड़सवार। तो यहाँ क्या होगा? इसका घोड़े पर सवार, पर लगा हुआ, मैं और पर लगा हुआ है। यहाँ देखिए घुड़सवार। इसको जब तोड़िएगा आप तो क्या होगा? घोड़े पर सवार, यानी घोड़े पर सवार, घुड़सवार। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? घोड़े पर सवार। देखिए यहाँ पर का चिन्ह लगा हुआ है, पर लगा हुआ है, ये इसके यहाँ पर लुप्त हुआ है। क्या? घोड़े पर सवार यानी घुड़सवार, ये पर का चिन्ह लुप्त हो गया। ये आपका अधिकरण तत्पुरुष समास है। ये क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। इस ढंग से ये तत्पुरुष के 6 गो भेद होते हैं, जिससे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, और संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो 6 का 6 समास इसमें से आ गया तत्पुरुष समास का। अब बढ़ते हैं इसका चौथा नंबर, समास का चौथा नंबर क्या है? क्रमधारय समास रखे थे चौथा नंबर में, क्रमधारय समास। ठीक, ये समास का चौथा है क्रमधारय समास। क्रमधारय समास क्या, इसका परिभाषा क्या है? जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य है उसे क्रमधारय समास कहते हैं। इसका ट्रिक क्या है? इसको पहचानने का क्या ट्रिक है? इसको ट्रिक से कैसे पहचानिएगा? इसको ट्रिक से पहचानने का एक मतलब तरीका है, जिस समास में पूर्व पद क्या विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है वो आपका क्रमधारय समास कहलाता है।
तो उसका ट्रिक है विशेषण बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। इसका क्या है? विशेषण क्या है? विशेषण बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। बस इससे ये हो गया आपका ट्रिक। विशेषण बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे क्या? इसका क्या एग्जाम्पल क्या हो सकता है? यहाँ लिखा हुआ कर्मधारय समास का पूरा परिभाषा लिखा हुआ, ये ट्रिक है। आपको ट्रिक से ही बता रहे हैं। ट्रिक से बता रहे हैं मतलब क्या, आप एक बार पढ़िएगा और समझ जाइएगा। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पर विशेष्य है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण बताने वाले समास को कर्मधारय शब्द कहते हैं। ये देखिए कर्मधारय ऐसे शब्द देखिए जो किसी के विशेषता बता रहा है। जैसे 1 नंबर में यहाँ देखिए, इसका उदाहरण देखिए, जैसे काली मिर्च। क्या समझे? काली मिर्च। इसका तोड़िए इसको। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, तो मिर्च कैसी है? काली है। तो मिर्च की विशेषता बताने वाले कौन है? काली। ठीक है। अगर वही लिखा हुआ लाल मिर्च, मिर्च कैसा है? लाल है। यानी कि मिर्च की विशेषता कौन बता रहा है? लाल। यहाँ देखिए काली मिर्च, या क्या इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या है? काली है जो मिर्च। काली है जो मिर्च, ये हो गया। इसका तोड़ दिए इसको। काली है जो मिर्च, तो मिर्च की विशेषता कौन बता रहा है? ये काली। मिर्च कैसा है? काला है। अगर फिर दूसरा उसका एग्जाम्पल, अगर ऐसे शब्द जितने भी मिलेंगे जिसकी विशेषता आपको उससे पता चले कि, यहाँ देखिए विशेषण बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। वो आपको विशेषता बताएगा कैसे। यहाँ देखिए अगर दूसरा देखिए चंद्रमुखी। अब इसको तोड़िए। चंद्रमुखी को तो चंद्र के समान मुख, उसका मुख कैसा है? चंद्र के समान। देखिए एक चंद्र के समान मुख वाला, ये हो गया चंद्रमुखी। चंद्र के समान मुख वाला चंद्रमुखी, तो इसका मुख कैसा है? चंद्र के समान है। यही तो कर्मधारय समास है। इसी से पहचानते कर्मधारय समास। ऐसे ट्रिक से पकड़ा जाता है। यहाँ देखिए विशेषण बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। लिखा हुआ काले मिर्च, मिर्च कैसे है? काली। इसको लिख देंगे लाल मिर्च, मिर्च कैसी है? लाल। लाल है जो मिर्च, हो गया। मिर्च कैसा है? लाल। तो मिर्च का जो विशेषण, मिर्च का जो विशेषता बता रहा है कौन है? काली मिर्च। तो काली, उस मिर्च कैसे? काली है, ये उसका विशेषता बता रहा है। बस विशेषण बताने वाले समास को जो गुण उसका बता रहा है। मिर्च कैसा है? काली है। अगर वहां लाल मिर्च लिख दे, लेकिन नील कमल, कमल कैसा है? नीला है। कमल कैसा है? अगर यहाँ लिख दे नील कमल तो क्या हो जाएगा? कमल कैसा है? नीला है। यहाँ 3 नंबर में देखिए नील कमल, क्या लिखा है? नीला है जो कमल। इसका हो जाएगा नीला है जो कमल। ये कमल का विशेषता कौन बता रहा है? नीला। कमल कैसा है? नीला है। तो नील कमल, ये हो गया आपका कर्मधारय समास। कितनी आसानी से समझ में आ रहा है। एक बार देखिए, नहीं आएगा रिपीट कीजिए इस वीडियो को। देखिए 2 बार से तीसरा बार देखते देखते आपके पास ये दिमाग सारे लोड हो जाएगा दिमाग में। और परीक्षा में जब क्वेश्चन इसे पहचानने का आएगा तो आप बेहिचक उस परीक्षा को क्रैक कर जाइएगा, बेहिचक इससे। और हर हिंदी सब्जेक्ट में आपका 2 3 गो आपको समास से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। चाहे वो 6 प्रकार के समास में से कोई भी समास का एगो पूछ देगा। तत्पुरुष समास में तो अपने 6 प्रकार का 6 ठो है। लेकिन आपको ये पूरा का पूरा 6 समास अगर आप पढ़ लीजिएगा मन लगा करके, तो आपके पास ये समास वाला क्वेश्चन फिर छूटने वाला नहीं है। चलिए अगले देखते हैं। अब ये चौथा नंबर हो गया आपका, क्या था? कर्मधारय समास। अब आएगा 5वां नंबर में आपका अव्ययी भाव समास, जहां पर द्वंद्व समास से अव्ययी भाव को मैंने फर्स्ट में बताया था। रिपीट करके आप वीडियो देख लीजिए। अब अव्ययी भाव लेके आते हैं। चलिए ये अव्ययी भाव समास आ गया।
समास का 5वां नंबर में क्या है, छह प्रकार का समास बताया, तो ये 5वां नंबर में अव्ययी भाव रखे थे। तो आइए अव्ययी भाव समास, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो वह क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, इसको पहचानने का ट्रिक, अव्ययी भाव को पहचानने का ट्रिक क्या है, यहां देखिए, जिस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ रहता है वो हमेशा वो शब्द आपका अव्ययी भाव होगा। देखिए यहां, जिस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, जिस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, ट्रिक, जिस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग, जिस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है वह शब्द क्या होगा, वह शब्द अव्ययी भाव होगा। क्या होगा, अब अव्ययी भाव समास होगा वो शब्द, अव्ययी भाव समास। जिस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग ये गो ग्रामर का एक पार्ट है, हिंदी ग्रामर का, उपसर्ग और प्रत्यय। तो यहाँ उपसर्ग की बात हो रहा है, यहाँ क्या उपसर्ग की बात कर रहे हैं हम। उपसर्ग शब्दों के मूल शब्द के पहले लगाने वाले, मूल शब्द के जो पहले लगता है और उस मूल शब्द के अर्थ को जो बदल देता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो उपसर्ग देखिए, तो ट्रिक बता रहे हैं, जिस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है वह शब्द अव्ययी भाव समास होगा, वह शब्द अव्ययी समास होगा। क्योंकि अधिकतर, अपवाद में कुछ हो सकता है वैसा शब्द जो अव्ययी भाव नहीं हो उपसर्ग लगा होने के बाद भी, लेकिन अधिकतर शब्द जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है वह शब्द अव्ययी भाव समास है। कैसे, यहां देखिए, इसका उदाहरण अगर देंगे, जैसे एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो जैसे यहां देखिए, यथास्थान, ये क्या लिखा हुआ है, यथास्थान। स्थान मूल शब्द है लेकिन उसके आगे यथा लगा हुआ है, ये क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग क्या लिखा हुआ है, देखिए उपसर्ग में आपका लिखा हुआ है यथा। क्या लिखा हुआ है उपसर्ग में, यथा लिखा हुआ है, और इसका मूल शब्द क्या है, स्थान। यथा, यथा लिखा हुआ है और मूल शब्द देखिए क्या है, स्थान। देखिए ये यथा स्थान जो बना है, मूल शब्द स्थान में यथा जोड़ने के बाद यथास्थान बना है, ये आपका हो गया अव्ययी भाव समास। और बहुत सारे देखिए, फिर देखिए आजीवन, ये भी आपका अव्ययी भाव समास में ई लगा हुआ है, आ प्लस जीवन, ये हो गया ना, ये हो गया आजीवन। तो आजीवन का मूल शब्द हो गया जीवन, इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ, आजीवन हो गया। तो ये सारे उपसर्ग, जिस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, लगभग लगभग सभी उपसर्ग लगे हुए शब्द अव्ययी भाव समास होते हैं। ये मेरा ट्रिक है, जिस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है वह शब्द अव्ययी भाव समास है। मैंने जितने भी हिंदी ग्रामर में अव्ययी भाव का समास देखा है, अव्ययी भाव समास के जो शब्द देखे हैं, सब लगभग लगभग शब्द में आपका उपसर्ग लगा हुआ है। और उसका और एक ठो तरीका है, और एक दूसरा ट्रिक है, वो भी बताएंगे। पहला ट्रिक में देखिए, दूसरा, और फिर आगे सब देखिए। देखिए फिर देखिए आपका ये प्रतिदिन, देखिए इसमें क्या, दिन में क्या लगा हुआ, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ देखिए प्रति उपसर्ग है प्लस दिन, तब हो गया आपका प्रतिदिन। तो ये प्रतिदिन कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। आजीवन कौन सा समास, अव्ययी भाव। और यथास्थान कौन सा समास। अब अगर लिखा हुआ यथा समय, यथा संभव, ये सारा चीज जितना उपसर्ग लगा, खाली यही उपसर्ग लगेगा ये नहीं, और सब का जो दूसरा उपसर्ग भी लग सकता है, वो भी आपका अव्ययी समास में जाएगा। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो दूसरा ट्रिक देखिए, दूसरा, इसका पहला ट्रिक था, दूसरा ट्रिक देखिए,
दूसरा ट्रिक इसका क्या होगा, इसका दूसरा ट्रिक क्या होगा अव्ययी भाव समास को पहचानने का। जो शब्द योजक पहले बताए थे, आपका द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगता है, इसमें भी योजक चिन्ह लगता है, लेकिन इसका क्या होता है अव्ययी भाव का समास जो रिपीटेड होता है। देखिए कैसे, अगर लिखा हुआ है कहीं, पहले बताए थे रातों रात, ये देखिए पहले भी लिखे थे, तो रातों रात या रातों रात, यहाँ देखिए दोनों शब्द एक दूसरे रिपीट है, योजक चिन्ह लगा हुआ है लेकिन दोनों रिपीटेड हुआ है, दोनों शब्द एक दूसरे का रिपीट है। अब फिर देखिए ये एक नंबर है, दूसरा नंबर देखिए लिखा हुआ दिनों दिन लिखे थे, ये देखिए ये आया दिनों दिन, दोनों शब्द दिन और दिन, ये आपका रिपीट क्या हुआ ऐसे। अगर फिर लिखा हुआ धड़ाधड़ लिखा हुआ रहे तो वो भी आपका अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि डैश का चिन्ह रहेगा, योजक का चिन्ह रहेगा, लेकिन वो शब्द अगर रिपीटेड है, रिपीट हुआ है, तो अव्ययी भाव में समास में चल जाएगा वो शब्द। ठीक है, चलिए तो इसका पांचवा हो गया। अब आते छठा नंबर और लास्ट नंबर का क्या है, बहुब्रीहि समास। वो थोड़ा समझना होगा। बहुब्रीहि समास इंपॉर्टेंट समास है, बहुत सारे शब्द पूछते हैं बहुब्रीहि समास से, तो बहुब्रीहि समास में फिर आते हैं। चलिए आ गई आज का समास का छठा पद, ये मतलब छठा भाग। ये समास में हमने बताया 6 भेद होते हैं, 6 भेद में से ही छठा भेद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बताए। अब बहुब्रीहि समास लास्ट में रखें, नंबर आपका कहीं भी हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा से कोई मतलब नहीं, लेकिन समास में 6 भेद होते हैं। कितना होते हैं, 6 भेद। और ये वीडियो आपको देखने के बाद ये कितना जानकारी मिला, कितना कैसे लगा, वो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे और शेयर भी कीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि और जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपके साथ जो पढ़ रहे हैं उसको भी ये वीडियो उपलब्ध हो जाएगी और वो देखेंगे कि वो कैसे समास कैसे पढ़ा जाता है और समास को पहचानने की क्या ट्रिक है। यहाँ देखिए बहुब्रीहि समास में क्या लिखा हुआ है, बहुब्रीहि समास क्या है, इसका परिभाषा लिखे हैं, जिसमें दोनों पदों के माध्यम से तीसरे अर्थ का बोध हो। यानी दोनों पद का मतलब प्रथम पद और उत्तर पद, प्रथम पद और उत्तर पद, दोनों पदों के माध्यम से तीसरे का बोध हो, वह बहुब्रीहि समास है। तीसरे का, वो प्रथम पद और उत्तर पद दोनों को पढ़ने के बाद वो ऐसे करता है कि वो अर्थ किसी तीसरे व्यक्ति पर फेंक देता है। तो जैसे कैसे समझना कैसे है, देखिए इसका क्या होगा, जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ लिख देंगे एक नीलांबर, क्या लिख देंगे, नीलकंठ लिख देंगे, लंबोदर लिख देंगे। यहाँ देखिए यहाँ लिख दिए लंबोदर, लंबोदर देखिए लंबा है उधर जिसका, इसका क्या हो जाएगा, लंबा है उधर जिसका, तो कहाँ चल जाता है, लंबा है उधर जिसका। प्रथम पद और उत्तर पद, ये दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरे का अर्थ का बोध होता है, ये तीसरे के तरफ अर्थ के तरफ ले जाता है। क्या लिखा हुआ है, लंबोदर लिखा हुआ है, लंबा है जिसका उदर, लंबोदर लंबा है जिसका उदर। यहाँ क्या लिखना है, लंबा है जिसका उदर। ये किसके तरफ ले जा रहा है, ये होता है गणेश जी की तरफ। कहाँ, इसका अर्थ क्या होता है, गणेश जी। क्या हो जाएगा, ये लंबा है जिसका उदर, या इसको कह सकते हैं लंबोदर का विग्रह करेंगे, लंबा है जिसका उदर, या लंबा है उधर जिसका, ये हो गया गणेश जी की तरफ। अब ये एक नंबर अगर मान लिया जाए तो दूसरा नंबर मान लीजिए, दूसरा नंबर क्या कीजिएगा, आपका नीलकंठ रख लीजिए, नीलकंठ। चलिए इसका विग्रह कीजिए, नीला कंठ वाला, क्या, नीला कंठ वाला। यहां देखिए इसका क्या लिखेंगे, नीला कंठ वाला। ये किसके तरफ लेके जा रहा है बताइए, ये हो जाएगा शिव जी की तरफ लेके जा रहा है, शिव जी की तरफ आ रहा है। इसका अर्थ नीलकंठ, नीला कंठ वाला, कहाँ, इसका मीनिंग कहाँ जा रहा है, इसका अर्थ किधर लेके जा रहा है, प्रथम पद दूसरा पद को छोड़कर तीसरे पद पर ले जा रहा है, तीसरे का माध्यम का बोध अर्थ का बताता है। तो क्या हो जाएगा,
शिव जी की तरफ ले जाता है। और आगे इस ढंग से और एगो लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, गिरिधर। क्या हो जाएगा, इसको और क्या लिख सकता है, गिरिधर। तो क्या हो जाएगा, गिरि को धारण करने वाला कृष्ण भगवान, गिरि को धारण करने वाला क्या हो जाएगा, गिरि को धारण करने वाला, करने वाला किधर ले जाएगा, इसका अर्थ कहां जा रहा है, देखिए ये कृष्ण जी की तरफ, कृष्ण भगवान की तरफ जा रहा है। तो यही कहते हैं कि बहुब्रीहि समास जिसमें दोनों पदों के माध्यम से तीसरे अर्थ का बोध होता है वो हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। और इस ढंग से बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, उसका विग्रह करने के बाद आपको समास पता चल जाएगा। अगर मान लिया इससे अगर मिलेगा, ये हो जाएगा आपको। फिर मिलेगा दशानन, इसमें दशानन 10 आनन वाला है, 10 सिर वाला, तो कहाँ चल जाएगा, ये रावण की तरफ चल जाएगा। तो दशानन जो है, अब 10 जोड़ आनन लिखा हुआ, तो ये द्विगु समास नहीं है। अपवाद में एक ऐसा शब्द है, ये द्विगु समास नहीं है, नहीं तो कहिए द्विगु में जो संख्यावाचक है आपका दशानन 10 है जिसका आनन, वो ऐसा नहीं है। ये तीसरा अर्थ की तरफ ले जाता है जिसमें लिखेगा दशानन 10 सिरों वाला, यानी कि रावण की तरफ जा रहा है, तो ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इस ढंग से आपको कितना शॉर्टकट में ये पहचानने का तरीका बता दिए। और ऐसे ही बहुत सारे और वीडियो आते रहेगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपना बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपके पास चल जाए और आप इसका लाभ उठा सके। ठीक है, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे की वीडियो के इंतजार में आप अपना मोबाइल में मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी, बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो और से जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।